असलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात हम करने जा रहे हैं कार्गो शिप के हवाले से, जिस पर 15 इंडियन क्रू ऑन बोर्ड था और उसे हाईजैक करने की कोशिश की गई। और ये वाक़या बहुत से एतबार से पाकिस्तान के साथ भी लिंक किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ लिंक इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान ने जब अपनी वॉरशिप्स को मिडल ईस्ट में भेजा था, तब पाकिस्तान के अंदर से ही बहुत से लोग इस बात पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि ये फ़ैसला गलत है। हमें अपनी वॉरशिप्स को अपने पानियों में रखना चाहिए ताकि अपनी एरियाज़ की हिफाजत की जा सके, ना कि अपनी सी लाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत दूर यानी कि गल्फ़ ऑफ अदन या यमन के करीब या ओमान के करीब अपनी शिप्स को भेजा जाए। तो इसी तनाज़र में होता कुछ यूँ है कि रेड सी में तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हलचल थी कि रेड सी में यमनी हाउथीज़ ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किए मुख्तलिफ शिप्स पर। उनमें से एक पाकिस्तानी बाउंड शिप भी थी। फिर बाद में हाउथीज़ की तरफ से जो स्टेटमेंट आई उससे पता चला कि वो अटैक बेसिकली एक गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ कि हाउथीज़ ने उस शिप को कॉल्स वगैरह दी, लेकिन उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया पैनिक में, या वो डर गए थे। मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। अब इस दौरान 5 जनवरी को एक वाक़या पेश आता है कि एक लाइबेरियन फ्लैग शिप थी, तो उस पर 15 इंडियन क्रू था। टोटल 21 लोग थे उस शिप पर ऑन बोर्ड, लेकिन मेजॉरिटी इंडियंस की थी उस पर। उसे हाईजैक कर लिया जाता है। अब 5 जनवरी को जब ये खबर आती है, खबर के आने के कुछ घंटों बाद ही इंडियन नेवी उसी वक्त अपनी आईएनएस चेन्नई, जो कि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है, उसे भेजती है। काफ़ी ज़्यादा पैनिक उस दौरान फैल जाता है कि जो शिप है ये हाईजैक की गई है सोमालिया की साहिली इलाकों के नज़दीक। अब अगर आप यहाँ नक्शे को देखें तो जो यमन है और सोमालिया है, ये बुनियादी तौर पर गल्फ़ ऑफ अदन में ही आ जाते हैं, यानी कि ये रेड सी का ही हिस्सा है। अब इससे पहले जब पाकिस्तान ने शिप भेजी थी तो मैंने तब वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान को ख़तरा शायद हाउसीज़ की तरफ से तो ना हो, लेकिन यहाँ सोमालियन पायरेट्स हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि शिप्स वगैरह को अपने कब्ज़े में लिया जाए, उन्हें हाईजैक किया जाए। ऑब्वियसली उन्हें लूटा जाएगा एंड उनके माल को आगे स्मगल किया जाता है। और यही कोशिश इस शिप के साथ हुई। अब ये शिप कहा जा रहा है कि लाइबेरियन फ़्लैग है, और बहुत सी शिप लाइबेरियन फ़्लैग ही होती हैं। उनके मालिक स्विट्ज़रलैंड से होंगे, किसी दूसरे मुल्क से होंगे, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइबेरिया से होती है। लाइबेरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, और इनकी एक पॉलिसी है कि हमारे मुल्क के अलावा बाहर का ओनर भी बहुत कम पैसों पर, यानी कि बहुत कम टैक्स दिए भी हमारे मुल्क की रजिस्ट्रेशन ले सकता है समुद्री तिजारत के लिए। इसलिए बहुत सी जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, उनकी शिप्स लाइबेरियन फ्लैग होती है। मतलब कि एक बंदा है, उसकी इंडियन कंपनी है, इंडियन ओरिजिन की शिप्स को चला रहा है, लेकिन रजिस्टर उसने लाइबेरिया से करवाई होगी, क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन इंडिया से करवाएगा तो उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। लाइबेरिया का चूँकि एक समझ लें उनकी पॉलिसी है, इससे उनकी मईशत को भी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। तो इसी बुनियाद पर बहुत सी जो कंपनीज़ होती है वो अपने फ़ायदे को देखते हुए अपनी शिप को लाइबेरिया में ही रजिस्टर करवा लेती हैं। तो इस शिप का नाम था एमवी लीला नॉरफोल्क। इस पर टोटल 21 लोग थे, जिनमें से 15 इंडियंस थे। इसको हाईजैक कर लिया जाता है। शुरू में डिस्ट्रेस कॉल्स वगैरह दी जाती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। उसी के मुकाबले में जब इंडियन नेवी आईएनएस चेन्नई को यहाँ भेजती है, तो इंडियन मैरीन कोर के जो कमांडोज़ हैं, मॉर्कोस जिन्हें आई थिंक कहा जाता है, वो फिर यहाँ इन एक्शन हमें नज़र आते हैं। एंड वो फिर आगे से कॉल देते हैं इस शिप में मौजूद कुछ हाईजैकर्स को, एंड इनकी उस वार्निंग पर वो हाईजैकर्स चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो अहम चीज़ है वो ये है कि अभी तक ये नहीं पता चल सका ये हाईजैकर्स सोमालियन पायरेट थे या यमनीज़ थे, क्योंकि यहाँ दोनों के होने की इम्कानात मौजूद हैं। इससे कुछ दिन पहले ही जनवरी 2024 में ही इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कुछ तनकीद की थी यमनीज़ पर, यानी कि हाउसीज़ पर उन्होंने तनकीद की थी कि रेड सी में इनकी वजह से अमन नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है, इसके पीछे यमनी हाउसीज़ हो सकते हैं। एंड उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की है, उसके स्पोक्स पर्सन के बयान के रिएक्शन में ये काम किया। लेकिन इससे कोई अच्छी बात यह है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि बहुत से सोर्सेज का ये क्लेम है कि ये जो हमला है, ये सोमालियन पायरेट्स ने किया है, क्योंकि इस शिप पर जो हमला हुआ, या इस शिप पर आप हाईजैकिंग का ये वाक़या कह सकते हैं, ये सोमालिया की साहिली इलाकों के नज़दीक हुआ। लेकिन चूंकि सोमालिया और यमन दोनों ही बहुत करीब लगते हैं, इस वजह से हतमी तौर पर कुछ भी कहना नामुमकिन है। ये पूरा वाक़या जहाँ बहुत सी कंट्रीज़ के लिए वार्निंग है और ख़ुद इंडिया के लिए भी वार्निंग है, वहाँ पाकिस्तान के उस फैसले को सही साबित भी करता है, इंडोर्स करता है कि पाकिस्तान नेवी ने 1 दिसंबर में ही अपनी तुगरुल क्लास शिप को भेज दिया था, और फिर मिड दिसंबर में पाकिस्तान ने अपनी जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट को भी इन पानियों में भेजा। क्योंकि यहाँ सिर्फ हाउथीज़ का ख़तरा नहीं है, हाउथीज़ जो बेसिक ख़तरा है वो इजरायली शिप्स के लिए,
या अमेरिका के लिए हैं। लेकिन यहाँ उसके अलावा भी बहुत सी प्रॉक्सीज़ हैं, क्योंकि जब वो देखती हैं कि रेड सी में हालात ख़राब हैं और उसी के चलते वो अपना फ़ायदा भी ढूंढती हैं, क्योंकि बहुत सी शिप फिर अपनी सी लाइन्स को बदल के या अपने पहले से मौजूद जो नॉर्मल पाथ है उसे बदल के मुख्तलिफ रस्तों के थ्रू जाती हैं। तो इसी तरह की मौक़ों की तलाश में इस तरह की प्रॉक्सीज़ होती हैं, जैसा कि सोमालियन पायरेट्स हैं, और उन्होंने इस शिप को लूटने की कोशिश भी की, जिस पर 15 इंडियन क्रू मेंबर भी था। तो इन्हीं के चलते मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी होशियार हो जाती हैं, जिनमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान है, ईरान है। तो ये इसी वजह से अपनी वॉरशिप्स को यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि अपनी तरफ आने वाली या अपने मुल्कों की तरफ आने वाली या इनकी सी लाइन्स पर ट्रैवल करने वाली जो मुख्तलिफ कार्गो शिप्स हैं, उनकी हिफाजत की जाए। क्योंकि अगर उन्हें कुछ होता है तो ये ज़िम्मेदारी फिर उस मुल्क की होगी जिसकी सी लाइन्स पर वो सफ़र कर रही थी या जिस मुल्क की तरफ वो जा रही थी। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।